नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर से रिलेटेड 3 बिल पास किए जो फार्म बिल 2020 कहा गया। और उस बिल के लिए हमारे देश के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिविस्ट और फार्मर्स मिल के प्रोटेस्ट भी किया। खासकर वो प्रोटेस्ट हरियाणा और पंजाब के साइड में देखा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो तीनों बिल क्या है, वो तीनों बिल क्या कहता है और इसके साथ साथ वो कौन सी बातें उसमें है जिसके लिए फार्मर्स मोस्टली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि वो बिल क्या है उसके थोड़ा सा पहले जाके ये कोशिश करेंगे कि एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी एक मुद्दा था प्रोटेस्ट करने का। दोस्तों, एमएसपी अब आप सारे चीजों पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उस पर आप एमएसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एमएसपी फार्म से रिलेटेड, दैट मीन्स वह प्रोडक्ट जो फार्मर अपने खेतों में उगाते हैं, उस प्रोडक्ट के एमएसपी के बारे में, उस प्रोडक्ट को एग्जांपल लेके हम एमएसपी को डिस्कस करेंगे। एमएसपी दोस्तों एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फार्मर के प्रोडक्ट जैसे खरीफ फसल का प्रोडक्ट हो गया, रवि फसल का प्रोडक्ट हो गया, उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट एमएसपी दैट मीन्स वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है, जो वो प्राइस देके गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को फार्मर से खरीद। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा चीज जानिए कि एमएसपी गवर्नमेंट क्यों फार्मर के प्रोडक्ट पे इंप्लीमेंट करती है। ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छा कदम होता है जब गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट पे एमएसपी सेट करती है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है उसके प्रोडक्शन पे और उसके डिमांड पे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए खरीफ के फसल में धान के प्रोडक्शन को। धान की प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज्यादा हो गई, गवर्नमेंट एमएसपी इसलिए सेट करती है कि कभी कभी ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा धान के प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर ईयर में हो जाए और उसका उस ईयर में डिमांड कम हो जाए तो उसका रेट गिर जाएगा, तो उसका रेट बहुत ही कम मिलेगा फार्मर को। और जब रेट डिक्रीज कर जाएगा तो जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना पैसा लगा है वो पैसा भी फार्मर को नहीं मिलता है, तो फार्मर लॉस में चले जाते हैं। वो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर से लोन लिए होते हैं, वो लोन को वो नहीं चुका पाते हैं और अंत में उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस चीज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए और आप कहे तो खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एक किसी भी प्रोडक्ट पे एमएसपी सेट, उस एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही गवर्नमेंट फार्मर से प्रोडक्ट को खरीदती है ताकि फार्मर को बहुत ज्यादा लॉस ना हो जब इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए मार्केट में। और ये आज से नहीं, और 1954 और 1955 से ही चलता आ रहा है। गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। वो CACP ही अपना स्टडी करके अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट यही CACP के रिकमेंडेशन को मानती है और इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे एमएसपी सेट करती है फार्मर के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे हम एक खरीफ के फसल धान का एग्जाम्पल लेते हैं तो गवर्नमेंट ने एमएसपी 2019-2020 में धान के खरीदने के लिए 1835 रुपए पर क्विंटल एमएसपी सेट किया था। यही 2021 में होकर 1888 हो गया, तो इसमें 53 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ 2019-20 से 2020-21 में। वही अगर आप गेहूं की बात करें 1840 रुपीज था 2019-2020 के टाइम में, और अभी 2020 और 2021 के टाइम में 1925 रुपीज हो गया। तो इसमें 85 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ 2019-20 और 2020-21 के कंपेयर में। तो दोस्तों, एमएसपी फिक्स करने के लिए जो CACP गवर्नमेंट की बॉडी है वो बहुत सारा चीजों को ध्यान में रखती है, जैसे कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड क्या है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन A2+FL मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। ये A2+FL मेथड MS स्वामीनाथन कमेटी ने दी थी, उसका भी हम चर्चा करेंगे। और जितना भी प्राइस A2+FL मेथड से कैलकुलेट करने के बाद आया उसके ऊपर 50% ओवर मार्जिन रखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। एमएसपी फिक्स करने के लिए CACP ये भी देखती है कि एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बीच में ट्रेड कैसा है। वो ये भी देखती है कि डोमेस्टिक में ट्रेड कैसा है, मार्केट ट्रेड कैसा है, और इंटरनेशनल में भी मार्केट ट्रेड कैसा है। और भी 2-4 चीज़ें हैं जिसको CACP बॉडी कंसीडर करती है एमएसपी डिफाइन करने के लिए। यही प्राइस रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, जैसा हमने पहले बताया, एमएसपी सेट करती है। और दोस्तों ये भी बता दूं कि ये CACP कोई अदर बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट की ही बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है।
तो दोस्तों एमएसपी डिफाइन करने के लिए जो भी सीएसीपी जो गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री की बॉडी है जो रिकमेंडेशन देती है, उसमें हमने एक बात बोला था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये A2FL मेथड से कैलकुलेट करते हैं। वो A2FL मेथड MS स्वामीनाथन कमेटी ने दिया था। वो एक्चुअली क्या है, वो आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए। दोस्तों 18 नवंबर 2004 को नेशनल कमीशन ऑन फार्मर NCF बनाया गया और उस कमेटी के चेयरपर्सन MS स्वामीनाथन को बनाया गया। तो स्वामीनाथन कमेटी भी उसको कहते हैं। उस कमेटी ने ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला डेवलप किया। उस फार्मूला के बेसिस पे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन वो फार्मूला 3 डिफरेंट कंडीशन में है। पहला को A2 कहा गया। दोस्तों A2 मेथड में वो सारे प्राइस को काउंट किया गया जो किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में खर्च होता है। जैसे अगर आप धान प्रोड्यूस करते हैं तो धान के बीज में कितना कॉस्ट लगा, उसके फर्टिलाइजर में कितना कॉस्ट लगा, अगर आप इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट लगा, इरिगेशन में कितना कॉस्ट लगा, लेबर कॉस्ट, ये सारे अमाउंट जोड़ के जितना भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को इस टोटल खर्च को जोड़ दीजिए और उस सारे खर्च के बेसिस पे एमएसपी कैलकुलेट किया जाएगा। यह पहला मेथड था। दूसरा मेथड A2 प्लस FL। A2 के केस में जो भी हमने बताया उसमें आप FL मीन्स फैमिली लेबर। उसमें क्या था कि जो हमारे घर के अगर 4 लोग हैं और चारों लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगे हुए हैं तो उनके जो अपना लेबर कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट A2 में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो वो लेबर कॉस्ट A2 प्लस FL में फैमिली लेबर का कॉस्ट जो भी है वो A2 प्लस FL में कैलकुलेट किया जाएगा। और दोस्तों जो CACP रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को, ये A2 और FL मेथड से ही अपना कैलकुलेशन करती है और रिकमेंडेशन देती है। और जो दोस्तों तीसरा जो मेथड है वो C2 है। C2 में A2 प्लस FL तो है ही, इसके अलावा अगर कोई फार्मर किसी भी लैंड को लीज पे लिया है, जैसे कोई एक फार्मर 5 एकड़ जमीन किसी दूसरे का जमीन है और वो लीज पे लेके और उस पे अपना धान की खेती करना चाहता है, तो उस जमीन का भी कॉस्ट होता है, जिस ओनर से वो जमीन लेता है उसको भी अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ये अमाउंट जो जमीन का कॉस्ट है, जो लैंड का कॉस्ट है, वो A2 प्लस FL में नहीं था। जैसा A2 में था जो किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन में टोटल एक्सपेंडिचर जितना होगा, A2 प्लस FL में था कि किसी भी क्रॉप के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना होगा उसमें फैमिली लेबर को ऐड कर दीजिए। लेकिन C2 में है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में A2 प्लस FL मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपको रखना है, फिर फैमिली लेबर के कॉस्ट को रखना है और ऊपर से जो लैंड का कॉस्ट है उसको भी रखना है और उसको रखने के बाद आपको MSP कैलकुलेट करना है। लेकिन ये एक मेन मेथड हुआ जो A2 प्लस FL और C2 हुआ। इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट में आपको 50% मार्जिन रखना है ऑन ओवर प्रोडक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल दे के समझाते हैं। 1 क्विंटल धान के प्रोडक्शन में A2 प्लस FL मेथड से 2000 रुपए लगे। अब उस 2000 पे MS स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में ये रिकमेंडेशन किया था कि ओवर ऑफ प्रोडक्शन पे आपको 50% मार्जिन देना है। अब उस 2000 में आपको 50% ओवर प्रोडक्शन देना है, तो 2000 का 50% 1000 हुआ, तो MSP 3000 सेट किया जाएगा 1 क्विंटल धान के प्रोडक्शन को। अकॉर्डिंग टू CACP उसको रिकमेंड किया जाएगा गवर्नमेंट को कि आप 3000 MSP रखिए। ये तो दोस्तों MSP और कैसे MSP क्या है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे सेट किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन पे, कौन सा मेथड और कौन सी कमेटी इनको रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें थी। अब आइए कि वो 3 फार्म बिल क्या है और फार्म बिल की कंट्रोवर्सी क्या है जिससे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, एक्टिविस्ट और फार्मर्स मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहला बिल फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स बिल 2020। इस बिल में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि फार्मर अपना प्रोडक्ट कहीं भी सेल कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकता है। पहले क्या था कि वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की मंडी होती थी और उस मंडी में जाके MSP के प्राइस पे सेल किया जाता था। लेकिन ये बिल आने के बाद फार्मर को इतना आज़ादी दी गई है कि वो फार्मर अपना प्रोडक्ट को जरूरी नहीं है कि वो अपने ही मंडी में सेल करे, अपने ही स्टेट में सेल करे। वो अपने स्टेट, अपने मंडी में सेल तो कर ही सकता है, इसके साथ साथ वो इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में भी जाके सेल कर सकता है, दूसरे स्टेट के मंडी में भी जाके सेल कर सकता है अगर उसको लगता है कि नहीं
वहाँ पे इस प्रोडक्ट का ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। और एमएसपी दोस्तों स्टेट वाइज सेट किया जाता है, वो सेंट्रल वाइज सेट नहीं किया जाता। हो सकता है कि उसको हरियाणा के मंडी में कम प्राइस मिले और दिल्ली के मंडी में ज़्यादा प्राइस मिले, तो वो फार्मर अपना प्रोडक्ट वहाँ से दिल्ली की मंडी में ला के सेल कर सकता है। ये अभी इस फार्म बिल में दिया गया है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट फार्मर अपना प्रोडक्ट कहीं भी सेल कर सकता है। और मंडी में सेल करने की तो बात छोड़िए, वो चाहे तो ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। और अब इसको मैं दूसरे शब्दों में बताता हूँ। दूसरे शब्दों में ये है कि कोई भी कंपनी को इतना लिबर्टी मिल गई है कि वो डायरेक्ट फार्मर से अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है। ऐसा नहीं है वो जाएगा गवर्नमेंट के मंडी में और वहां से ही वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। पहले क्या था कि उसको पहले गवर्नमेंट के मंडी में रजिस्टर कराना पड़ता था, रजिस्टर कराने के बाद उसी गवर्नमेंट के मंडी से वो प्रोडक्ट फार्मर का खरीद सकता था। अब ये रूल हट गया इस बिल को आने से। तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये तो अच्छी बात लग रही होगी कि लिबर्टी मिला कि फार्मर अपना प्रोडक्ट कहीं भी सेल कर सकता है। लेकिन इसमें क्रिटिक्स क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। हमारे देश में मोर देन 80% फार्मर स्मॉल स्केल पे हैं। वो स्मॉल स्केल के फार्मर को ये नहीं पता है कि उसके प्रोडक्ट का एमएसपी प्राइस गवर्नमेंट कितना सेट करती है और वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट मंडी में ला के नहीं बेचते। कोई छोटे ट्रेडर को और कोई छोटे कंपनी और बिजनेसमैन को बेच देते हैं। तो वो छोटे ट्रेडर और बिजनेसमैन और कंपनी उनसे जब प्रोडक्ट खरीदेगी तो उसमें वो ज़्यादा निगोशिएट कर पाएगी और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो एमएसपी पे ना खरीद के उससे कम प्राइस पे खरीदे, जिससे फार्मर को नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनके पास प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उनके पास पैसे नहीं हो, तो वो पैसे बहुत सारे कंपनी और बड़े स्टेक होल्डर से लोन लेते समय हो सकता है कि वो कंपनी ये बोले जब उनका प्रोडक्ट खरीदने जाए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अप टू मार्क नहीं है तो हम उतना प्राइस नहीं देंगे, आपको हमें कम प्राइस पे सेल करना पड़े, तो वहाँ पे भी फार्मर का नुकसान होगा। ये मानना है एक्टिविस्ट और फार्मर्स, और उसमें यह मानना है कि फार्मर को बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है कंपनी के द्वारा और बड़े स्टेक होल्डर के द्वारा। तीसरी पॉइंट ये मानना है पॉलिटिकल पार्टी, एक्टिविस्ट और फार्मर को कि जब फार्मर डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट किसी मंडी में लेके जाती थी और वहां से कंपनी और ट्रेडर खरीदता था तो वहां पे उसको रजिस्टर कराना पड़ता था, तो गवर्नमेंट को टैक्स जाता था खरीदने के लिए। और अब क्या है कि जब वो डायरेक्ट जाके फार्मर से बाई करेगा तो वो टैक्स से बच जाएगा और गवर्नमेंट के रिवेन्यू जनरेट कम होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा बिल पे, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020, उसमें क्या था पहले कि फार्मर अपना प्रोडक्ट किसी गवर्नमेंट के मंडी में लेके आते थे, उस मंडी में स्मॉल और बिग ट्रेडर भी आते थे फार्मर के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और उस प्रोडक्ट पे ऑक्शन होता था और उस ऑक्शन में फार्मर को जितना प्राइस मिला ऑक्शन में उसके बेसिस पे उनका प्रोडक्ट सेल होता था। और ये वहाँ पे रूल होता था कि आपको एमएसपी से ऊपर ही रखना है प्राइस, खरीदने के लिए एमएसपी से नीचे नहीं लेके जाना है। तो वो ऑक्शन में चांस था कि फार्मर के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस मिल सके। ये पहले बिल में था। अब क्या इस बिल में गवर्नमेंट ने किया है कि फार्मर अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मंडी में ले जाके बेचे, और कंपनी फार्मर का प्रोडक्ट कहीं से भी खरीद सकती है। मंडी से खरीदना और मंडी में उसको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है फार्मर के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करके भी अपना प्रोडक्ट को खरीद सकते। तो इसमें जो क्रिटिक्स है मैं अब उस पे आता हूं। दोस्तों अब इसमें गवर्नमेंट को कहना यह है कि हमने फार्मर को फ्रीडम ऑफ सेल दिया है, वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्रिटिक्स क्या है? क्रिटिक्स नंबर 1, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपर्ट का कहना है कि एग्रीकल्चरल मार्केट ये स्टेट का सब्जेक्ट है अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि सेंटर इस पर्टिकुलर चीज पे कि फार्मर के प्रोडक्ट को कहाँ सेल करना है उस पे लॉ नहीं बना सकती, वो उसका बिजनेस नहीं है, ये एक्सपर्ट का कहना है। ये चीज स्टेट को छोड़ना चाहिए। जो दूसरा इस पे क्रिटिक्स है कि जो गवर्नमेंट की मंडी है, जो स्टेट गवर्नमेंट की मंडी है, वो मंडी में एटलीस्ट वो फिक्स कर देती है एमएसपी, तो उससे जो स्मॉल और बिग ट्रेडर्स हैं जो फार्मर के प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो उससे कम प्राइस पे नहीं खरीद सकते। लेकिन ये कहीं से भी उनको अगर खरीदने की लिबर्टी मिल जाएगी तो वो डायरेक्ट फार्मर से अगर उनको वो निगोशिएट करने में सक्षम हो गए तो एमएसपी से भी कम प्राइस में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं,
जिससे फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन और नुकसान हो सकता है। तीसरा बिल को द एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020 कहा गया है। ये बिल फार्मर के एसेंशियल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को, सप्लाई को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। अब इस बिल में पहले था जो एसेंशियल प्रोडक्ट में जैसे ओनियन था, प्याज, आलू था, ऑयल्स प्रोडक्ट थे जो फार्मर के जो एसेंशियल प्रोडक्ट में आते थे, और ये प्रोडक्ट सुपरमार्केट है और जो स्मॉल ट्रेडर और बिग ट्रेडर है वो डायरेक्ट फार्मर से जाके नहीं खरीद सकते थे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट इस बिल का दूसरा पार्ट था वो पार्ट था कि कोई भी बिग ट्रेडर्स इस फार्मर के एसेंशियल प्रोडक्ट को खरीद के स्टोर करके नहीं रख सकता था। आपने सुना होगा कि टमाटर के प्राइस हाईली इंक्रीज हो गए, प्याज के प्राइस हाईली इंक्रीज हो गए। तो उसमें क्या होता है कि बिग ट्रेडर जो होते हैं वो प्याज और टमाटर को पहले खरीद के अपने यहाँ स्टोर करते हैं और वेट करते हैं कि इसका प्राइस कब इंक्रीज हो। जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज होने लगता है वो इंक्रीज प्राइस पे वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। तो इस बिल में पहले था कि वो एसेंशियल प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर सकते। एसेंशियल प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन ये जो नया तीसरा बिल आया है द एसेंशियल कमोडिटी बिल, उसमें जो एसेंशियल प्रोडक्ट है फार्मर को, जैसे प्याज, आलू और जो भी ऑयल्स प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट अब एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं रहे। इस प्रोडक्ट को भी अब बिग स्टेक होल्डर, बिग मार्केट, सुपरमार्केट इसको खरीद के स्टोर कर सकती है और प्राइस बढ़ने पर बेच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बशर्ते कि गवर्नमेंट ने उस लॉ में इंप्लीमेंट किया है। इस लॉ में क्लियरली कहा है उस केस में बिग ट्रेडर्स भी इस एसेंशियल प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर सकते जब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड, जैसे वार की कंडीशन आ गई, फेमाइन की कंडीशन आ गई। उस केस में बिग ट्रेडर्स इस एसेंशियल प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर सकते। होर्डिंग वाला और स्टोरेज वाला ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। किसी के पास है स्टोर करने की कैपेसिटी तो स्टोर करके मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम हमेशा अपलोड करते रहेंगे। शेयर और लाइक भी जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।